कह रही हैं, आपका काम देख के मुझे अपने इनिशियल डेज याद आ जाते। तो अगर मैं इस पॉइंट पे आ सकती हूँ तो आप तो मुझसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। वेरी वेल डन। आप सबका काम बहुत शानदार है। इंडिविजुअल रिव्यू मैंने बहुत कोशिश की थ्रू आउट दिस लर्निंग पीरियड करने की, लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेड टाइम होता है। सबका काम तो रिव्यू नहीं हो सका, लेकिन जो आपका 1 टू 1 सेशन होगा ना मेरे साथ, आप पेस्टल वालों का एक 1 टू 1 सेशन है। उसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपके काम पे इंडिविजुअल रिमार्क्स दूँ, बट उन लोगों के काम पे जिनके पास कोई ना कोई कंपाइलेशन होगी अपने काम की। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका मेरे साथ 1 टू 1 सेशन होगा, तो उससे पहले आप अपने काम को कंपाइल कर लो। अपनी स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू दिखा देना मुझे, सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट आई कैन गिव यू फीडबैक, और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी फ्रीलांसिंग की स्ट्रैटेजी बनाएँगे। मेरे काम में वो दम कहाँ जो सबके काम में होता है। नफीसा, याद रखना एक बात, और आप सब भी, कामयाब वही शख्स होता है जो नाकाम होता है। एक कामयाब शख्स कभी कामयाब नहीं होता। इफ़ यू आर स्ट्रगलर, इफ़ यू आर अ बिगिनर, दैट मीन्स योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और ये होगा, सब लोग इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। कौन सा शख्स है जो कहता है कि मैं घर से ही प्रोफेशनल बन के निकलूंगा, या मैं घर से कामयाब होके निकलूंगा? दिस इज़ अ प्रोसेस। लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस। जो प्रोसेस से नहीं गुजरता वो सर्टेन रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकता। मेरी मोटिवेशन लाइफ टाइम आप लोगों के साथ है, क्योंकि ये कोई क्या उसे कहते हैं, अफसानवी बातें नहीं है। दिस इज रियलिटी। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिन लोगों को आप एज अ रोल मॉडल फॉलो करते हैं, वो सब इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं। तो अगर आज आप इस प्रोसेस से गुजरे, इसका मतलब ये है कि आपकी एक मंजिल डिफाइंड है। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, तो आप कैसे खुद को रिफाइन करोगे? कौन सा ऐसा शख्स है जो पहले दिन ही आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर होता है? आप डिज़ाइन सीख के तो पैदा नहीं होते ना, ये चीज़ें हम दुनिया में आके सीखते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट योर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो हमारा सफ़र तकरीबन स्टार्ट हुआ है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जो फ्रीलांसिंग है, ये डिज़ाइन है, ये 1-2 दिन की कहानी थोड़ी है। इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ, माई स्किल। सो ये तो सारी ज़िंदगी जारी रहेगा। आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करो। कोई पता नहीं आज आप जिस पे हंस रहे हो, कल आप उसकी एग्जाम्पल दे रहे हो। और ऐसा होता है, अमूमन जिन लोगों पे हम हंसते हैं ना, एक वक्त आता है कि हम बाकी लोगों को उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं और बताते हैं कि भाई हम इनको जानते हैं, ये बंदा तो मेरा फेलो था, हम स्कूल में साथ थे, कॉलेज में साथ थे, हमने एक बैच में साथ पढ़ा। क्योंकि वो लोग खुद को प्रूव करते हैं। तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले, किसी पे हंसने से पहले, ये याद रखिएगा कि वक्त का कोई पता नहीं होता। दुनिया तो वैसे भी गोल है। जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका टैलेंट, उनकी स्किल बोलती है। अगर कुछ बनना है तो लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, बिल्कुल फ़ायज़ा। और वही बात कि जो लोग आज बातें सुनाते हैं, वो कल आपको एप्रिशिएट भी करते हैं, जब आप खुद को प्रूव करते हो। तो टेक दिस एज़ एन इंस्पिरेशन, टेक दिस एज़ योर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये आपका। ये बातें नहीं होंगी तो कैसे पता चलेगा कि आपने इम्प्रूव करना है? अगर आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले नहीं होंगे, आपके काम को कमेंट करने वाले नहीं होंगे, तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आई एम श्योर आप इम्प्रूव करोगे। हम सबको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ प्रोफेशनल। मैंने पहले भी कहा, आई एम स्टिल लर्निंग। कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं है जिसको आप देखें और ये कहे कि मैंने सब सीख लिया। जो शख्स ये कहता है ना कि आई एम परफेक्ट, मैंने सब सीख लिया है, वो अपना लर्निंग प्रोसेस, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता खुद ब्लॉक कर रहा होता है। स्किल हमेशा ऑर्गेनिक होती है, इवॉल्व होती रहती है। आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करोगे नफीसा, एंड रेस्ट ऑफ यू, यू स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट। और यही ज़िंदगी है। मरते दम तक हम सीखते हैं। तो कभी ये नहीं समझना आप लोगों ने कि हमने सीख लिया है, हमने कर लिया है, अब हम परफेक्ट हैं। अगर ये समझोगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपने रास्ते को खुद ही ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, बाय द वे मुझे ये बताओ कि टुडे इज़ योर लास्ट क्लास, तो हाउ डू यू रेट योरसेल्फ, योर स्किल लेवल, डे फर्स्ट से लेकर अभी तक? ऑल ऑफ यू हैव टू रिस्पॉन्ड। एब्सोल्युटली राइट नबील। गिरते हैं शायद सवार ही मैदानों में, जो घर से बाहर नहीं निकलता उसे क्या पता गिरना क्या होता है, गिरने के बाद संभलना कैसा फील होता है। फ्रीलांसिंग क्लिनिक की मेंबरशिप ये है कि आप लोगों को जो कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी थ्रू आउट लाइफ। फ्रीलांसिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है, उन प्रायोरिटी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। फ्रीलांसिंग क्लिनिक की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे यू कैन गेट डिस्काउंट्स।
अपने पीरियड में जो आपका 3 मंथ्स का पीरियड है उसमें आपका एक मेरे साथ होगा 1-to-1 सेशन पेस्टल वालों का। उसके अलावा क्लिनिक स्पेशलिस्ट के साथ आप लोगों के 2 सेशंस होंगे। इन सेशंस में आपको फाइवर प्लान दिया जाएगा, फ्रीलांसिंग की स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आपने अपनी स्किल को किस तरह से सेल करना है। अगर सब लोग एक ही तरह से स्किल सेल करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स हमारे पास कम होंगे। हर शख्स की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ फ्रीलांसिंग क्लिनिक एंड 1-to-1 सेशंस, जिसमें आपके काम को देखते हुए, आपके पोटेंशियल को देखते हुए आई विल गाइड यू अबाउट योर प्लान, योर कीवर्ड्स, योर स्ट्रेटजी, कितने गिग्स कब कैसे बनाने हैं, स्किल को कैसे सेल करना है टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। ओके जी, सो कुडंट गेट अलोंग जी। नम्रा, मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी थी, गेट वेल सून। अब कैसी तबीयत है आपकी? और कोई मसला नहीं है, जैसे आप यू फील गुड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नफीसा को फर्स्ट डे से आज तक बहुत कुछ सीखने को मिला है, ज़िंदगी के लिहाज से भी और डिज़ाइन के लिहाज से भी। आई एम ग्लैड कि आपने ज़िंदगी के लिहाज से चीज़ें सीखी हैं। प्लस मोटिवेट किया जाता है, गाइड किया जाता है। बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है, बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सेम है नम्रा, आप मेडिकेशन ले रहे हो? अस्मा, आई फील आई हैव लर्न न्यू थिंग, दैट्स ग्रेट। अच्छा, सब लोग मुझे बताओ फटाफट से कि वेयर डू यू सी योर स्किल लेवल डे फर्स्ट से अभी तक? डू यू सी एनी इम्प्रूवमेंट? अगर चाहो तो 0 से 100% के स्केल पे रेट करके बताओ, हाउ मेनी परसेंट, क्या परसेंटेज है? बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज, जैसे ही आप लोगों की फ्रीलांसिंग क्लिनिक का वीक स्टार्ट हो जाएगा कमिंग मंडे से, आपके साथ फाइनल असेसमेंट शेयर कर दी जाएगी। फाइनल असेसमेंट पे काम करने के बाद होगी इवेल्युएशन। सो आर यू गाइज रेडी कि फाइनल असेसमेंट पे काम कर सको? अभी मैंने आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने हैं आज, जिसके बाद आई थिंक आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। एक चीज याद रखना, फ्रीलांसिंग में बल्कि किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप जॉब करते हैं ना, तो हो सकता है डेली आपको एक जैसा काम करना पड़े। मोनोटनस रूटीन होती है ना, 9 to 5, हर दिन वही काम वही चीजें। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन सेटअप, चाहे वो फ्रीलांसिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो डेली आप रेपुटेशन नहीं करते। ऐसा ही होता है ना कि किसी भी शॉप ऑनर के पास, शॉपकीपर के पास डेली एक कस्टमर आता है, चाहे उसका प्रोडक्ट सेम है, बट डेली नया कस्टमर आएगा, उसके बात करने का तरीका, डीलिंग का तरीका डिफरेंट होगा। आप उसको वही प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से सेल करोगे। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। फाइनल असेसमेंट में आपके पास मॉक प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें आप टूल प्रैक्टिस नहीं करते। अभी तक आपने टूल प्रैक्टिस की है, बट जब क्लाइंट के लिए काम करेंगे वो ये थोड़ी कहेगा कि मुझे बताओ कि भाई फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं। वो कहेगा ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आई नीड अ फोटोग्राफिक पॉडकास्ट। जब तक आप रिक्वायरमेंट को ब्रेक डाउन करना नहीं सीखोगे, आप कैसे क्लाइंट के साथ काम करोगे? एंड एज ए सेड बिफोर, जब आप अपना काम करते हैं तो उसमें रेपुटेशन नहीं होती। ये नहीं है कि अगर आपने पॉडकास्ट सीखा है या आपने ऑब्जेक्ट रिमूव करना सीखा है किसी पिक्चर का, तो क्लाइंट हर दफा आपको एक जैसी पिक्चर सेंड करेगा। हर दफा आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अपनी 12 साल के फ्रीलांसिंग करियर में आई थिंक 98% केसेस में मेरे सब प्रोजेक्ट्स दूसरों से मुख्तलिफ थे, पहले प्रोजेक्ट से डिफरेंट। और ये ऐसा ही है, आप फाइवर पे एक ही गिग बनाते हो। लेट्स सपोज आपने गिग बनाया ऑब्जेक्ट रिमूवल का। अब ऑब्जेक्ट रिमूवल के लिए जो भी क्लाइंट आपको पिक्चर सेंड करेगा वो पहली तस्वीर से मुख्तलिफ होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको काम करना आना चाहिए, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से आप काम कर सको। मेरा मकसद आपको टूल सिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको इस काबिल करना है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपनी स्किल को परफॉर्म कर सके। अगर आप सिचुएशन को हैंडल नहीं करोगे, जितनी मर्जी आपकी टूल एक्सपर्टीज हो, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट में आपको एक इमेज मिला, बड़े शानदार तरीके से आपने उस इमेज को ट्रीट किया, लेकिन फ्रीलांसिंग करते हुए आपसे इमेज ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ। हर चीज को करने के ना कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। एक स्मार्ट प्रोफेशनल उन टिप्स एंड ट्रिक्स पे ग्रिप हासिल करता है, प्रोसेस वो हर दफा चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखना है, फोटोशॉप मैनिपुलेशन का। क्या मैं आपको फोटोशॉप मैनिपुलेशन इस तरह से सिखाऊं कि मैं चंद तस्वीरें जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, जैसे वीडियोस में होता है,
कि ये पिक्चर्स हैं, हम इन पिक्चर्स को इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, ये इफेक्ट लगाएंगे, ये फिल्टर होगा और हमारी तस्वीर मैनिपुलेट होगी। क्या जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगी उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप कोई दूसरी तस्वीर मैनिपुलेट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? जो भी चीज आप एक ट्यूटोरियल में सीखते हो, उसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए क्या आप बाकी काम कर सकते हैं? सब सो रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है फोटोशॉप मैनिपुलेशन सीखने में? आप नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपको पहले भी मैंने कहा था, आप वीडियोस में देखते हैं, ट्यूटोरियल्स में देखते हैं, वो सिर्फ उसी इमेज के हिसाब से होती हैं। अगर आपको बेस नहीं ना पता, जैसे मैंने आपको बेस सिखाई है ऑब्जेक्ट रिमूव करने की, बैकग्राउंड रिमूव करने की, फोटोशॉप की मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं। इसी तरह से अगर आप जिंदगी में चीज़ों के बेसिक्स सीखोगे ना, तो आप किसी भी सिचुएशन को डील कर लोगे। सिर्फ एक सिचुएशन में कामयाबी हासिल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस आप प्रोफेशनल है, परफेक्ट है। तो फोटोशॉप मैनिपुलेशन सीखने के लिए अगर हम ये देखें, आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। अब आप लोग चैट नहीं करोगे। हम देखते हैं जी यूट्यूब पे फोटोशॉप मैनिपुलेशन। इन फोटोशॉप मैनिपुलेशन आपके पास कोई थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स हैं, जिसमें हर एक तस्वीर में डिफरेंट तरीके से फोटोशॉप मैनिपुलेशन सिखाई जा रही है। देयर आर मल्टीपल ट्यूटोरियल्स। हर ट्यूटोरियल के टूल मुख्तलिफ होंगे, हर ट्यूटोरियल की तस्वीरें मुख्तलिफ हैं। अब ये एक ट्यूटोरियल है और ये एक डियर वाला ट्यूटोरियल है। इन दोनों ट्यूटोरियल्स में ये सेम पर्सन के हैं और बहुत अच्छा चैनल है ये। नहीं, सेम पर्सन नहीं है। पिक्सिम परफेक्ट भी बहुत अच्छा चैनल है जहाँ से आप ट्यूटोरियल सीख सकते हैं फोटोशॉप मैनिपुलेशन के। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं। इन चैनल्स में, इन वीडियोस में जो फिल्टर्स, जो इफेक्ट्स, जो टूल्स आप सीखते हो, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हो सकता है आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम ना कर सके। ट्यूटोरियल्स आप अपनी मर्जी से देखो, यूट्यूब भरा पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल्स हैं, जितने देखोगे उतने कम है। आई स्टिल वॉच अ ट्यूटोरियल एवरी डे अबाउट फोटोशॉप मैनिपुलेशन, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स है ना, आप एक दिन में तो सीख नहीं सकते। इट्स बीन 12 years, एवरी डे आई वॉच अ ट्यूटोरियल ऑफ फोटोशॉप मैनिपुलेशन, कि शायद कोई नई चीज सीखने को मिल जाए, और ऐसा होता भी है। हर टूल की मैंने बताया 10,000 प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को किसी इमेज के हिसाब से कैसे सेट करते हैं तब पता चलेगा जब आप इंटरेस्ट लोगे, चीजों को सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे। जो चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगी वो हैक्स हैं फोटोशॉप मैनिपुलेशन के लिए, वो कोई ट्यूटोरियल नहीं है। आप उन हैक्स को फॉलो करते हुए किसी भी ट्यूटोरियल को अप्लाई करते हैं, देखते हैं, आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपने चीजें याद रखनी है, ये बेसिक्स है। आपको कोई काम मिलता है फोटोशॉप मैनिपुलेशन का, आपके कोई टूल नॉलेज ही नहीं, कैसे करेंगे? कोई एक वीडियो, कोई भी एक वीडियो देख ले, कि जितनी भी आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, किसी भी एक वीडियो को देख ले। लेकिन जब आप उस वीडियो को देखने के बाद वही काम खुद करेंगे ना, तो हो सकता है कि जो आपने वीडियो में फाइनल आउटपुट देखे है और आपका फाइनल आउटपुट, उसमें डिफरेंस हो। वो डिफरेंस आपने कैसे कवर करना है, जो आपको असेसमेंट में प्रोजेक्ट दिया जाएगा फोटोशॉप मैनिपुलेशन का, उस पर किस तरह से काम करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। ये वो चीजें हैं जो इन ट्यूटोरियल्स में नहीं बताई जाती। जो चीजें मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखोगे फोटोशॉप मैनिपुलेशन के, आप इजीली अपनी तस्वीर को, किसी भी तस्वीर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे आप ये वीडियोस वाली पिक्चर इस्तेमाल ना करें, कोई भी कर ले। सो लेट्स सी वो कौन से हैक्स हैं, आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। ये रूल्स हैं, ये वो रूल्स हैं जो वीडियो वाला बताता नहीं है, वो सिर्फ टूल पे आप फोकस कर रहा होता है। देखो, जब एक मैजिशियन जादू दिखाता है ना, तो वो इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी ट्रिक को परफॉर्म करता है कि उसकी हाथ की सफाई पे नजर नहीं जाती। वो ऑडियंस को एंगेज करता है। आप ये देख ही नहीं पाते कि वो किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये फोटोशॉप मैनिपुलेशन भी एक जादू है। वीडियो वाला टूल्स बताता है, टूल के पीछे साइंस क्या है वो नहीं बताता। मैं आपको साइंस बताऊंगी, और साइंस के बाद आप किसी भी पिक्चर को कॉन्फिडेंटली मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो, अगर मैं आपको सिर्फ एक ट्यूटोरियल सिखा दूं, वो कहीं पे काम नहीं आएगा। दो टूल्स होंगे, हो सकता है अगले पिक्चर में टूल से काम ना हो, आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, मैम ने कहा था कि ये टूल इस तरह से मैनिपुलेट कर देता है, लेकिन इस तस्वीर में तो वो टूल काम ही नहीं कर रहा। जैसे बैकग्राउंड रिमूव करने के मल्टीपल टूल्स एंड तरीके हैं। आपको पता है कि हमने कौन से पिक्सल्स के केस में, कौन से कलर्स के केस में
किस बैकग्राउंड किस टूल की मदद से बैकग्राउंड को रिमूव करना है. So these are basic tips and tricks of manipulation. Number one, it's all about resolution. If you want कि आप एक परफेक्ट मैनिपुलेशन क्रिएट करें. परफेक्ट मैनिपुलेशन क्या होती है? जैसे एक बहुत अच्छा बना हुआ खाना होता है, एक बहुत अच्छी बनी ग्रेवी होती है. एक वेल कुक्ड ग्रेवी में, एक वेल कुक्ड सालन में आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. अनियन नजर नहीं आता, टोमेटो नजर नहीं आता, बाकी स्पाइसेस नजर नहीं आती, एक टेस्ट आता है. उसकी एक यूनिफाइड प्रेजेंटेशन होती है. जिस खाने में नजर आ रहा हो ना कि भाई ये अनियंस है, कच्चे अनियंस नजर आ रहे हैं, कच्चा टमाटर नजर आ रहा है, तो पता चल जाता है कि इसने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, ये सालन वेल कुक्ड नहीं है. जिस मैनिपुलेशन को देख के ही बताया जा सके ना कि इसमें कौन कौन से इमेजेस इस्तेमाल किए गए हैं, वो एक मैनिपुलेशन नहीं है. एक अच्छी मैनिपुलेशन वो है कि सिंगल इमेज की फील दे. अब आपके सामने ये एक कैट शू वाला इमेज है. मुझे ये बताओ, बल्कि इसको हम फुल व्यू पे कर लेते हैं. मुझे ये बताएं कि इस कैट वाले इमेज में कितने पिक्चर्स हैं. हाउ मेनी एलिमेंट्स यू कैन डिफाइन. बताएं जरा मुझे फटाफट. जी स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कि इसमें आप कितने पिक्चर्स देख सकते हैं. ऑलमोस्ट 7. कैन यू नेम देम. इनको नेम करें, देन मैं आपको इसका रियल इसके एसेट्स दिखाती हूँ कि इस मैनिपुलेशन में कौन कौन से एसेट्स मैंने इस्तेमाल किए. दिस स्काई, दिस बर्ड, कैट, सी एंड शिप, शू, ये जो आपका क्लाउड सीन है, और ये अंडर वाटर सीन. तो दीज आर ऑलमोस्ट लाइक 7 इमेजेस. क्या आप पहली नजर में इन 7 इमेजेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पहली नजर में नहीं कर सकते. यू गाइस आर प्रो, आप टूल ऑपरेटर हो, आपको भी टाइम लगेगा ये देखने में कि इसमें कौन कौन से इमेजेस इस्तेमाल हुए हुए हैं. जब भी आपने फ्रीलांसिंग में क्लाइंट के लिए मैनिपुलेशन के प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ये याद रखना क्लाइंट को क्या रिक्वायर्ड है. सिंगल इमेज. सिंगल इमेज परफेक्ट तब होता है जब तमाम इमेजेस की रेजोल्यूशन सेम हो. ये नहीं है कि आपका अगर कैट इस्तेमाल करें तो कैट ब्लर है, उसकी 150 डीपीआई है. जो आपने शू इस्तेमाल किया वो 300 डीपीआई पे. अब रेजोल्यूशन कहाँ से पता चलेगी? रेजोल्यूशन पता चलाने के लिए आपने क्या करना है, फोटोशॉप ओपन करते हैं. क्लाइंट ने आपको 4-5 इमेजेस दिए, और सबसे पहले तो आपने अपनी फाइल की सेटिंग करनी है जिसमें आप मैनिपुलेशन क्रिएट करेंगे. और उसका राइट वे क्या है, ताकि आपका जो सालन है, मैनिपुलेशन का जो खाना है, वो वेल कुक्ड हो सके. उसका तरीका ये होता है कि देखो, मैनिपुलेशन चेक करने के लिए हम अपने फोटोशॉप में की प्रेस करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और आई की. कंट्रोल ऑल्ट और आई की जब आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके पास रेजोल्यूशन नजर आती है. इसकी क्या रेजोल्यूशन है? 72. ठीक है. इसकी रेजोल्यूशन क्या है? 72. इसकी रेजोल्यूशन 72. 72. 72. और आई थिंक इसकी भी 72 है. तो इस वाले केस में हमारे पास सारी इमेजेस की रेजोल्यूशन सेम है. अगर आपके पास कोई ऐसा केस होता है कि एक इमेज 150 रेजोल्यूशन पे है, एक 300 पे है, 5-6 72 पे है, मैनिपुलेशन के लिए आपने हमेशा एक न्यू फाइल बनानी है. चाहे मुझे इस वाले स्काई को एज अ रेफरेंस लेना है या इस सी को एज अ रेफरेंस लेना है, मैं इस सी में मैनिपुलेशन नहीं करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल. जो आपने न्यू फाइल बनानी है उसकी रेजोल्यूशन आप क्या रखेंगे? आपके पास एक केस है, उसमें 72 रेजोल्यूशन के इमेजेस हैं, 150, 300. जो न्यू फाइल आप बनाओगे उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी? बी क्विक, टाइम इज शॉर्ट, फटाफट बताएं. रेजोल्यूशन की फाइल जो आपने न्यू फाइल बनानी है मैनिपुलेशन की, उसकी आप रेजोल्यूशन क्या रखेंगे? शाबाश रबील, आपने हमेशा लोएस्ट रेजोल्यूशन वाली फाइल क्रिएट करनी है.
अगर आपके पास कोई भी 72 वाला इमेज है ना, तो फिर आप 72 वाली फाइल पे मैनिपुलेटेड इमेज बनाओगे, क्योंकि अगर आप 300 पे बनाओगे तो जो 72 रेजोल्यूशन वाला इमेज है वो ब्लर हो जाएगा। एक इमेज ब्लर होगा, आपकी मैनिपुलेशन बर्बाद हो जाएगी। अगर तो सारे एक जैसे हैं, जैसे इस केस में सबकी रेजोल्यूशन इक्वल है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर चेंज है तो आपने लोएस्ट रेजोल्यूशन वाली फाइल लेनी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर तो आप 300 वाली बनाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि हम 300 रेजोल्यूशन वाला इमेज बनाएं, लेकिन क्लाइंट के कुछ इमेजेस जो है वो 72 है, 150 है, तो आप एक अच्छा टेक्सचर हाई रेजोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे। हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर को डाउनलोड करें, बैकग्राउंड लाइक स्काई है तो हाई रेजोल्यूशन स्काई डाउनलोड कर लो, कोई हाई रेजोल्यूशन आप वुड ब्रिक वॉल कुछ भी हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर डाउनलोड करें, उसकी बेस दे। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 300 रेजोल्यूशन की जो है एक फाइल आ जाएगी, एंड देन आप उसमें स्टार्ट करेंगे बाकी इमेजेस को ऐड करना। सेकेंड इज लाइट एंड शेडो। लाइट कब क्रिएट होती है? लाइट तो आपके हर एक तस्वीर में अपने मोबाइल से आप सेल्फी क्लिक करते हैं, उसमें भी एक लाइट सोर्स होता है। अगर आप बिल्कुल फ्रंट एंगल से करते हैं तो आपके डार्क सर्कल्स आएंगे। अगर आप फ्रंट एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे तो आपकी शक्ल के एंगल चेंज हो जाते हैं। ये जो हमारे फीचर्स नजर आते हैं ना किसी भी मिरर में, कैमरा में या डिफरेंट स्क्रीन्स पे, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। अगर आप अपने फेस पे पड़ने वाली लाइट का सोर्स चेंज करेंगे, आपके फीचर्स चेंज हो जाएंगे। लाइट के ऑपोजिट शेडो क्रिएट होता है। जो भी इमेजेस आपने अपनी मैनिपुलेशन में इस्तेमाल करने, मेक श्योर उन सब का लाइट सोर्स सेम है। अगर लाइट सोर्स सेम नहीं है या कंसिस्टेंट नहीं है लाइटनिंग, तो जो मैनिपुलेशन आप क्रिएट करोगे वो फ्लॉलेस नहीं होगी, पता चल जाएगा कि ये मैनिपुलेटेड इमेज है। जितनी भी वीडियोस आप देखोगे ना यूट्यूब पे, ये लोग पर्पसली ऐसे इमेजेस चूज करते हैं जिनका लाइट सोर्स सेम होता है, दैट्स व्हाई रिजल्ट परफेक्ट होता है। अब अगर क्लाइंट के लिए आप कुछ कर रहे हो ना मैनिपुलेशन, और उसमें किसी एक इमेज का लाइट सोर्स जो है वो नहीं है सही, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैसे होता है, पहले ये देख लेते हैं। ये एक हमारे पास कंपोजिट इमेज है। कंपोजिट इमेज हम मैनिपुलेशन वाले इमेज का को कहते हैं, ये इसका दूसरा वर्ड है। फ्रीलांसिंग में हो सकता है क्लाइंट आपसे ये कि आई नीड अ कंपोजिट इमेज, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट इमेज हम मैनिपुलेटेड इमेज को कहते हैं। अब ये कंपोजिट इमेज है, इसमें जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5-6 पिक्चर जिसमें जो है ना वो स्टिच हुई हुई हैं, उन सब का लाइट सोर्स सेम है। यहाँ पे शायद नजर ना आए, लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं। जो राइट वाली पिक्चर है उसमें लाइट कहाँ से आ रही है? राइट साइड पे जो पिक्चर है उसका लाइट सोर्स क्या है? राइट साइड पे जो पिक्चर है लेफ्ट, और जो मिडिल में उसका लाइट सोर्स क्या है? जो पिक्चर मिडिल में है उसका लाइट सोर्स राइट, और जो बिल्कुल राइट साइड पे उसका लाइट सोर्स इज आल्सो ऑन द राइट। अब अगर हम मिडिल और राइट वाली पिक्चर को करेंगे ना कंपोजिट, लाइट सोर्स डिफरेंट है, साफ पता चलेगा कि ये एक इमेज नहीं है। लेकिन अगर हम मैम, जी जी नम्रा से कहना था काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर ले। ओके नम्रा, आप काइंडली अपना कैमरा ऑफ कर ले। सो अगर हम मिडिल वाली और लेफ्ट वाली इमेजेस को कंबाइन करते हैं, स्टिच करते हैं, तो वो परफेक्ट होगा बिकॉज लाइट सोर्सेस सिमिलर। इस चीज का भी आप ख्याल रखेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि लाइट कैसे ऐड की जाती है, इसके लिए आपको YouTube पे 1001 ट्यूटोरियल मिलेंगे, वो आप देख लो कि आपने लाइट कैसे ऐड करनी है। लेकिन काम की बात ये है कि एक फ्लॉलेस इमेज के लिए लाइट सोर्स हैज टू बी कंसिस्टेंट, आइदर ऑन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जहां से भी आप डिसाइड करो। इस इमेज में सेंट्रिक लाइट सोर्स है, ऑब्जेक्ट के सेंटर में, and this part is very important. You have to put all images in a perspective. अब आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में मुझे बताओ कि जो सबसे छोटी रिक्टेंगल है, लग रहा है ना कि वो दूर है, हालांकि वो दूर नहीं है, ये एक सिंगल प्लेन पे है, इट्स नॉट 3D, लेकिन एक 3D इफेक्ट आ रहा है। जो छोटी रिक्टेंगल है वो दूर लग रही है, बड़ी रिक्टेंगल पास लग रही है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? एक पुअर फोटोशॉप मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा
अहम किरदार होता है इन प्रॉपर स्केल का। इम्प्रॉपर स्केल क्या होता है? लेट्स सपोज इसका हम देखते हैं फाइनल आउटपुट। ये वाली जो एक इमेज थी, दिस वन, द कैट वन। अब इसमें जो कैट का साइज है और बर्ड्स का साइज है वो देखें। बर्ड्स का साइज छोटा है, बर्ड्स दूर लग रहे हैं। द शू इज बिगर, वो पास लग रहे हैं। और जो बर्ड जिसका साइज ज्यादा है वो बाकी बर्ड से करीब लग रहे हैं। सो एक प्रॉपर स्केल, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये गलती कभी नहीं करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स दूर है आप उनका साइज इंक्रीज करोगे। अभी देखो जो ऑब्जेक्ट दूर है उसका साइज बड़ा है, तो उससे क्या फील आ रही है कि जो पर्सन लाइट जिसके पास हाथ में टॉर्च है, ये एक आपको एक रियलिस्टिक फील नहीं आ रही। सिर्फ पर्पसली ये इफेक्ट क्रिएट किया गया। तो या तो आप रियलिस्टिक अगर बना रहे हो कंपोजिट इमेज या रियलिस्टिक मैनिपुलेशन, तो जो ऑब्जेक्ट दूर होगा उसका साइज जो है वो छोटा होगा, जो पास है उसका साइज बड़ा होगा। जैसे ही आपके पास एग्जांपल है एक 3D हाउस की, ये पर्सपेक्टिव आप इजीली चेंज कर सकते हैं इन फोटोशॉप। कैसे चेंज करना है? लेट्स सपोज हम एक इमेज प्लेस करेंगे। पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए या कोई भी कंपोजिट इमेज बनाने के लिए बेस आपने खुद बनानी है। बेस का मतलब ये है कि न्यू फाइल आप क्रिएट करोगे और उस फाइल में जो भी इमेजेस आप ऐड करेंगे फॉर मैनिपुलेशन, आपने उनको प्लेस एम्बेडेड करना है। लेट्स सपोज हम ये शू प्लेस करते हैं। ये सारी ऑप्शंस पर्सपेक्टिव चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की आपके पास आती हैं जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लेयर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब मैं इस पे Ctrl+T प्रेस करूंगी ताकि मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकूं। Ctrl+T शॉर्टकट की है और राइट क्लिक करके आपने यहाँ से पर्सपेक्टिव का ऑप्शन चूज करना है। पर्सपेक्टिव चेंज होता है एंकर पॉइंट से। हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? इसमें कितने एंकर पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 9। आप किसी भी पॉइंट से जो है पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। अभी ये एक फ्लैट शू लग रहा है, मतलब देयर इज नो डेप्थ, देयर इज नो पर्सपेक्टिव। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें लाइक दिस, इसको हम थोड़ा सा और इट लुक्स अनरियलिस्टिक, बट क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो शू का फ्रंट साइड है वो दूर है और इसका जो बैक साइड है वो पास है? आपने इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। जब आपने कंपोजिट क्रिएट करना है, आपने कोई भी मैनिपुलेशन क्रिएट करनी है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पर्सपेक्टिव। जिस चीज को आप पास दिखाना चाह रहे हैं उसको आप जूम करेंगे। जूम करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे पर्सपेक्टिव टूल का। और इससे बहुत सारी आप मजीद ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके इमेज टाइप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इमेज यूज कर रहे हो, आपने किस तरह की मैनिपुलेशन क्रिएट करनी है। ये बाइक एक फ्लैट इमेज है, ये एक बिल्कुल 2D स्ट्रेट इमेज था। इसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए आपने बैक वाले व्हील को दूर कर दिया और जो आपका फ्रंट व्हील है उसको आपने जूम कर लिया ताकि वो एक टिल्टेड फील है, एक डेप्थ नजर आए। देन एक बहुत ही अच्छा और मैजिकल कॉम्बिनेशन है हमारे पास इन फोटोशॉप विच इज कॉल्ड डॉज एंड बर्न। A good photo manipulation does not always need to look photorealistic. Photorealistic का मतलब ये कि रियलिस्टिक होने की जरूरत नहीं है एक अच्छी मैनिपुलेशन को। फॉर एग्जांपल ये जो हमने केस देखा था, ये प्रीवियस वन, ये एक रियलिस्टिक मैनिपुलेशन नहीं है। ऐसा ही है ना? कुछ क्लाइंट्स को रियलिस्टिक मैनिपुलेशन चाहिए होगी, कुछ क्लाइंट्स जो है वो उनको थोड़ी सी उसमें ड्रामा या फैंटेसी वाली फील चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो कंपोजिट इमेज है वो फोटो रियलिस्टिक हो, लेकिन ये है कि अगर आपने किसी भी पिक्चर में रियलिस्टिक इफेक्ट ऐड करने हैं, वाइब्रेंस ऐड करनी है, हाईलाइट्स ऐड करनी है, तो हम डॉज एंड बर्न टूल की हेल्प लेते हैं। ये क्या करते हैं? लेट्स सपोज हम एक और इमेज इसमें क्रिएट करेंगे। इसको हम बैक साइड पर सेट कर लेते हैं और शू का हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं वेरी क्विकली, रफ सा बैकग्राउंड।
अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो शू के कॉर्नर्स हैं ये आपके बैकग्राउंड के साथ रियलिस्टिक फील दें, अभी तो टोटल डिफरेंट लेयर्स लग रही है ना, जो शू लेयर के कॉर्नर्स हैं, जो भी लेयर आप ऊपर प्लेस करेंगे उसके कॉर्नर्स अगर प्रीवियस लेयर के साथ आपने मैच करने हैं तो या तो आपको डार्क करने पड़ेंगे या लाइट करने पड़ेंगे, ताकि पता चले कि वो एक सिंगल इमेज है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉज एंड बर्न टूल को। डॉज टूल क्या करता है, ये आपके इमेज के एरियाज को लाइट करता है। इसकी आप एक विजुअल फॉर्म ट्यूटोरियल में भी देख सकते हैं जो साथ साथ नजर आ रहे हैं। और बर्न टूल क्या करता है, ये आपके इमेज को डार्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बर्न टूल सिलेक्ट करते हैं, अब बर्न टूल की प्रॉपर्टीज आप देख लें, ये हर प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह के एक्शन परफॉर्म करेगी। किसी भी एक इमेज पे एक जैसी प्रॉपर्टी के साथ परफेक्ट रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। यू हैव टू प्ले अराउंड विद प्रॉपर्टीज कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। शेडोज जो है, इस शेडो को डार्क करेगा। अगर आपके इमेज में कोई शेडो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम शेडो और एक्सपोजर 50 रखते हैं तो देखते हैं कि ये शू इमेज के साथ क्या करता है, ये इसके शेडोज को डार्क कर रहा है। ऑलराइट, एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसका रिजल्ट थोड़ा प्रोमिनेंट है। अब अगर आपका बैकग्राउंड वाला इमेज या बाकी इमेजेस डार्क है, वाइब्रेंट है, तो ऑब्वियसली आप इसमें वाइब्रेंस क्रिएट करेंगे। और इसी तरह से मिड टोन्स के साथ क्या होता है, अभी देखो इसमें वाइब्रेंस नहीं आ रही, एक डार्कनेस आ रही है, सिर्फ मिड टोन्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो यू हैव टू सी कि कौन से वाले केस में परफेक्टली काम होगा। देन इसी तरह से हाईलाइट्स, अभी सिर्फ हाईलाइट्स को डार्क करेगा। हाईलाइट्स होती हैं जो आपका लाइट सोर्स है ना किसी भी इमेज पे, जहां से लाइट आ रही है उसको डार्क करेगा। इसी तरह से जो डॉज टूल है वो लाइट करता है, अभी शेडोज को लाइट कर देगा, राइट। और अगर हम करते हैं मिड टोन्स को लाइट करेगा। इसी तरह से जो हाईलाइट्स है, ये हाईलाइट्स को ऐड वो लाइट करेगा, आपके इमेज में लाइट ऐड करेगा। और फिर आप देख लोगे कि आपने कौन सी साइड से लाइट ऐड करनी है, कहाँ पे बाकी इमेजेस की है, किधर ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। जी रमशा, 10 मिनट्स लेफ्ट, हमारी भी कुछ ही टिप्स रह गई। ये इसकी एक आप कह लो कि एग्जाम्पल है, इसमें जो रियलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट किया गया दैट इज विद हेल्प ऑफ डॉज एंड बर्न टूल। अनदर एग्जांपल, लेफ्ट साइड इज अनट्रेटेड। लेफ्ट साइड इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही क्योंकि उस पर आपने डॉज या बर्न टूल इस्तेमाल करके एक लाइफ क्रिएट नहीं की, एक वाइब्रेंस क्रिएट नहीं की। ऑन द राइट साइड डॉज एंड बर्न टूल इस्तेमाल करने के बाद का रिजल्ट है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू यूज रियलिस्टिक टेक्सचर। अगर आपको टेक्सचर देना है तो बहुत सारे टेक्सचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप गूगल से freepik.com से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको अपने इमेजेस में इस्तेमाल करें। स्नो के लिए स्नो का इमेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेपरेट स्नो के ओवरलेज मिलेंगे, जिन जो PNGs होते हैं आप इजीली ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फ्री पिक पे सर्च कर रही हूँ, आप गूगल पे भी कर सकते हो, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। आप लिखें स्नो ओवरले, अब ये PNGs हैं, आप उनका बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड वाले इमेज नहीं, जहां भी आपने स्नो ऐड करनी है इस ओवरले को लगाए, आपका रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। वुड के ओवरलेज होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स के आपको ओवरलेज मिल जाएंगे। मजे की बात है ये HD होते हैं। इसी तरह से ओवरलेज के साथ साथ आप कस्टम ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हो। कस्टम ब्रशेस से आप किसी भी इमेज में रियलिस्टिक फील देते हैं, आप उसमें एक डेप्थ क्रिएट करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी आपको ब्रशेस नजर आ रहे हैं, इस तरह के कोई भी आप ब्रश डाउनलोड कर लो, फेदर, स्मोक, जो आपको एलिमेंट देना है। ओवरले तो पूरे इमेज में करेगा ना, वो तो आप उसको क्रॉप करके इस्तेमाल करोगे जैसे भी आपकी कन्वीनियंस होगी। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे ये एक एक कवर है, आपको सिर्फ इसके हेलमेट वाली साइड पे टेक्सचर देना है, बाकी आपको लाइंस का टेक्सचर नहीं चाहिए, तो फिर आप ब्रश इस्तेमाल करते हैं। ब्रश जैसे आप नॉर्मल यूज करते हो, जहां जहां पे उसको अप्लाई करोगे सिर्फ वहां पे टेक्सचर क्रिएट होगा। नो द ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैप ऑप्शंस, ये सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिलीट कर लेते हैं। rasterize layer, delete।
बैकग्राउंड में हम कोई कलर फिल कर लेते हैं, लेट्स सपोज, ताकि वो नजर आ सके। अच्छा, जब हम इसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अपनी किसी भी इमेज के लेयर पे, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे। इसमें स्केल का ऑप्शन है, स्केल से आप इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो यूनिफॉर्म तरीके से। और इसके अलावा क्या ऑप्शन है, रोटेट का, ये रोटेशन के लिए इस्तेमाल होगा, किसी भी आप इसको डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। स्क्यू का ऑप्शन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये आपके एंकर पॉइंट से जो है ये डेप्थ क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पर्सपेक्टिव मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को चेंज करता है, ये सिर्फ एक एंकर पॉइंट, जिस एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे आप सिर्फ उसी को चेंज करेंगे। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें आपके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। अब देखो, आपने उसी साइज़ को जिस तरह से इंक्रीज़ किया है, वो एक छोटे आर्म से बूट से बहुत ही एक पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बूट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। इससे आप किसी भी डायमेंशन में विदाउट एनी अलाइनमेंट अपने इमेज को चेंज कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, तबाह करना। तो तबाही हमेशा तबाही नहीं होती, कुछ इमेजेस में आपको ज़रूरत पड़ेगी डिस्टॉर्ट के ऑप्शन की। देन रैप का इमेज है, रैप से आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कर्व क्रिएट करना है, तो आप इसको कर्व में क्रिएट कर सकते हो। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको आप अपने इमेज के मूड के हिसाब से चेंज करोगे। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उनका ख्याल रखना है फॉर अ परफेक्ट मैनिपुलेशन। एक्टिविटी आप सबकी ये है कि आप लोगों ने YouTube से अपनी पसंद का कोई भी एक ट्यूटोरियल देखना है। मैं अभी एल्बम क्रिएट करूंगी फोटोशॉप मैनिपुलेशन। आप जब अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे फाइनल आउटपुट की, तो आपने कैप्शन में उस ट्यूटोरियल का लिंक देना कि किस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए आपने ये आउटपुट क्रिएट किया। फाइनल आउटपुट आप वहाँ पे अपलोड करोगे। आपके पास 3 डेज है, पूरा वीकेंड है, मंडे, सैटरडे और संडे। इन 3 दिन में आपने अपनी मर्जी का ट्यूटोरियल देख के उसका रेफरेंस अपलोड करना है कि ये लिंक है, और जो आपने रिजल्ट क्रिएट किया होगा आपने वो रिजल्ट अपलोड करना है। आप सबका काम ऑब्वियसली एक दूसरे से डिफरेंट होगा, क्योंकि यूट्यूब पे 1001 ट्यूटोरियल्स हैं। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग टिप शेयर करती हूँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टिप। फॉर एग्जांपल, मैंने एक यहाँ पे बैकग्राउंड सेट किया, दिस इज द बैकग्राउंड। मैं एक कंपोजिट इमेज बना रही हूँ, सही है। इसमें मैंने एक और इमेज बाद में ऐड किया, प्लेस एम्बेडेड। लेट्स सपोज मैं ये वाला पिक्चर ऐड करती हूँ। कोई भी आप देखते हो ना मैनिपुलेशन, उसमें कलर्स सिमिलर होते हैं, दिस इज अ मैनिपुलेशन। जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं सबके सेम कलर्स है ना, कलर पैलेट हमेशा सेम होती है। डिफरेंट कलर पैलेट्स के साथ आप एक अच्छा कंपोजिट क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये एक आपके पास इमेज है, सबकी फील सेम है, सब कलर्स की, सारे इमेजेस का कलर यूनिफाइड फील है, ये एक कंपोजिट है, इसमें भी एक कंसिस्टेंसी है बिकॉज ऑफ कलर्स। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, कितने भी टूल्स इस्तेमाल कर लूँ, अगर मैं अपने इस इमेज के कलर चेंज नहीं करूँगी, वो एक यूनिफाइड फील नहीं आएगी, राइट? ऐसा ही है ना, जो मेरी पिक्चर टॉप पे है उसके कलर्स ब्राउन में है, जो पिक्चर बैकग्राउंड में उसके कलर सियान और वाइट में है, तो ये तो कलर मैच ही नहीं करते, इसको कलर चैनल कहते हैं। सबसे पहले आपने अपने तमाम इमेजेस का कलर चैनल सेम रखना है ताकि एक यूनिफाइड फील क्रिएट हो। ये वो चीज़ है जो आपकी हर एक ट्यूटोरियल में काम आएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने वो इमेज सिलेक्ट करना जो टॉप पे है। फॉर एग्जांपल, मैं टॉप वाली इमेज की लेयर को सिलेक्ट करूंगी और इसको आप करेंगे रास्टराइज। रास्टराइज करने के बाद इमेज के टैब में जाएंगे, एडजस्टमेंट में आपने चूज करना है मैच कलर। मैच कलर चूज करने के बाद आपने सोर्स का ऑप्शन चूज करना है अनटाइटल्ड वन। प्रोफाइल, प्रोफाइल में जो आपका है ना बैकग्राउंड लेयर, उसका जो नाम है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड लेयर का नाम है लेटिंग गो, आप उसको सिलेक्ट कर लें। ओके, अब ये देखें, इस इमेज के जो कलर्स हैं वो बैकग्राउंड वाले हैं, डिट्टो वो नहीं होंगे, कलर चैनल सेम होगा। कलर चैनल सेम होगा तो आप जो भी मैनिपुलेशन करेंगे पता चलेगा इट्स पार्ट ऑफ द सेम इमेज, राइट? समझ आ गई इस पॉइंट की?
कि आपने कैसे कलर चैनल सेम करने हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, दैट्स ग्रेट। एनी क्वेश्चन? आप लोगों की फाइनल एक्टिविटी ये है कि मैनिपुलेशन के लिए यू गाइस विल डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च करें, अपनी मर्जी का ट्यूटोरियल सिलेक्ट करें, गिव अस द रेफरेंस एंड अपलोड योर फाइनल आउटपुट। बट मेरे लिए क्या किसी के लिए भी मुश्किल हो ये समझना कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक काम आप ये भी कर सकते हो, बीइंग फेलोज, आप सब ने, और ये आपकी एक्टिविटी का पार्ट है, फॉर एग्जांपल मिशेल एक फाइनल आउटपुट अपलोड करती हैं, सो ऑल ऑफ यू हैव टू कमेंट ऑन मिशेल्स पोस्ट के इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक संडे तक आप लोग सब लोग एक दूसरे की मैनिपुलेशन पे कमेंट करोगे कि इसमें कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और आफ्टर संडे जिसका पोस्ट होगा वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स अनाउंस कर दे अपनी पोस्ट में कि नहीं जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स थे या 5 थे, लेट्स सी कितने लोग सही गेस कर पाते हैं। और अगर ज़्यादा लोग सही गेस कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी मैनिपुलेशन नीड्स इम्प्रूवमेंट। इसको गेमिफिकेशन कहा जाता है। गेमिफिकेशन सिखाते हैं टॉप लेवल स्किल्स में कि आप जो बात करते हैं उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो कि कौन सी बात को साबित किया जा सकता है, कौन सी बात को साबित नहीं किया जा सकता। मैनिपुलेशन भी वही है, जादू में, मैजिक में भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती है कि आपका ट्रिक कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो क्या एक्टिविटी है, आप सब ने एक फोटोशॉप मैनिपुलेशन करने के बाद कंपोजिट इमेज अपलोड करना है, जिस ट्यूटोरियल को आपने फॉलो किया उसका प्रेफरेंस देंगे, बाकी तमाम फेलोज एक दूसरे के कंपोजिट इमेज पे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और संडे को जिसका इमेज होगा वो खुद डिस्क्लोज करेगा। टाइम इज अप। ओके, आई विल सी यू गाइस इन फ्रीलांसिंग सेशंस जो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने अपना काम रिव्यू करवाना है, मेहरबानी फरमा के बिफोर 1-to-1 सेशन अपना कोई ना कोई पोर्टफोलियो तैयार कर लो। आई होप कि आप आज के सेशन से आपने कुछ सीखा हो, एंड आई प्रे जो भी आपने सीखा है वो जिंदगी में, फ्रीलांसिंग में, डिजाइन में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।